हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट के अध्याय 5 गांव का प्रशासन। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगी। तो उत्तर है कि हमारे घर में चोरी हो जाने पर हम अपने घर के कार्यक्षेत्र में आने वाले स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाएंगे। यानी कि जो हमारा घर है वो जिस कार्यक्षेत्र में आता है तो वहाँ पर जो पुलिस काम करती है उस स्थानीय पुलिस को हम शिकायत दर्ज करवाएंगे। या फिर आजकल ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है, यानी कि थाने में जाए बगैर भी हम ऑनलाइन घर बैठे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। प्रश्न 2, मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था। तो उत्तर है मोहन और रघु के खेत एक छोटी सी मेड़ के द्वारा अलग होते हैं। तो मेड़ क्या होती है? जो दो खेतों को आपस में अलग अलग करती है, एक विभाजक रेखा। तो एक छोटी सी मेड़ के द्वारा अलग होते हैं। एक दिन रघु ने मेड़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली। इसी वजह से मोहन और रघु के बीच में विवाद हो गया था। प्रश्न 3, मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था। उत्तर है मोहन को रघु से झगड़ा करने में इसलिए डर लग रहा था क्योंकि रघु के परिवार के पास में बहुत जमीन थी तथा उसका ताऊ गांव का सरपंच भी था। प्रश्न 4, कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। यानी कि कुछ लोगों ने कहा कि मामला दर्ज नहीं करवाना चाहिए, उन्होंने मना किया। तो लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए। तो उत्तर है जिन लोगों ने यह कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, उनका तर्क यह था कि एक तो रघु के द्वारा उसके खेत में मेड़ बना ली गई थी तथा उसे पीटा भी गया। तो पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाने से पुलिस भूमि विवाद को दूर करने में उसका सहयोग करेगी तथा रघु के द्वारा की गई हिंसा के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। तो इसलिए इन लोगों का तर्क था कि मोहन को पुलिस थाने में जाकर के मामला दर्ज करवाना चाहिए। और जिन लोगों ने मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज नहीं करवाने की राय दी, तो उनका तर्क यह था कि विवाद में एक तरफ तो पुलिस पैसा खा जाती है और दूसरी तरफ मुकदमेबाजी में कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं और वहाँ पर भी पैसा खर्च होता है। दूसरे क्या था कि जो रघु था वह बहुत ही प्रतिष्ठित पारिवारिक पृष्ठभूमि से था और वह पुलिस से मिलकर के पुलिस को मोहन के ही विरुद्ध कर सकता था। तो इसलिए जिन लोगों ने मोहन को यह राय दी कि वह पुलिस में जाकर के मामला दर्ज नहीं करवाए, तो उनके पीछे उनका यही तर्क था कि जो पुलिस है वह तुम्हारी रिपोर्ट लिखने के पैसे खा जाएगी, कोर्ट में जाओगे तो वहाँ भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे और उसमें भी पैसा और समय दोनों ही आपके व्यर्थ होंगे। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा। क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था। तो उत्तर में देखिए, पहला तो क्या है कि अपने विषय अध्यापक की सहायता से कक्षा में इसे एक नाटक के रूप में खेलें। यानी कि आप अपने कक्षा में जो बच्चे हैं उनकी सहायता से कोई एक जना मोहन, कोई थानेदार और कोई फिर पड़ोसी बन करके एक तरह से इस नाटक को खेला जाए और इसमें आप अपने विषय के अध्यापक की सहायता लेकर के इस नाटक को खेलें और फिर इनकी भूमिका निभाते हुए आपको बताना है कि जब आपने मोहन की भूमिका निभाई तब आपको कैसा लगा और थानेदार की निभाई तब उस स्थिति में आपको कैसा लगा।
और पड़ोसियों की जब भूमिका निभाई तब आपको कैसा लगा। और एक इसमें पूछा है कि थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से भी संभाल सकता था। अब देखिए, जब मोहन की भूमिका की तब क्या महसूस हुआ। तो मोहन की भूमिका करते हुए मैं अत्यधिक हतोत्साहित हो गया, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया, क्योंकि मुझे पुलिस स्टेशन में कोई सहायता नहीं मिली। मुझे वहाँ पर अपनी शिकायत वहाँ के रजिस्टर में दर्ज करवाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। पड़ोसी की भूमिका में मैंने पुलिस में मामला दर्ज करने पर बल दिया, यानी कि अब जब मैंने पड़ोसी की भूमिका निभाई तो मुझे कैसा महसूस हुआ कि उसमें मैंने क्या कहा कि भाई ये जो मामला है इसे आप रजिस्टर में दर्ज करिए। और यह भूमिका निभाते हुए मुझे लगा कि मैंने एक सही सलाहकार की भूमिका निभा रहा हूँ। और थानेदार की भूमिका पर आरंभ में तो मुझे बुरा महसूस हुआ, क्योंकि मेरा व्यवहार न्याय पर आधारित नहीं था, अर्थात मैं मोहन की उतनी मदद नहीं कर पा रहा था जितनी मुझे करनी चाहिए थी। तीसरा है उत्तर कि थानेदार इस स्थिति को इससे अलग तरह से भी संभाल सकता था। वह मोहन की शिकायत को धैर्य के साथ में सुनता और फिर बिना किसी भय तथा दबाव के मोहन के साथ में किए गए दुर्व्यवहार पर रघु को पकड़ता, उसे कानून का भय दिखाता और उससे मोहन के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार न करने के लिए कड़ी चेतावनी देता। प्रश्न 2, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए कि आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांवों के लिए जमीन के अभिलेख रखता है। जमीन के अभिलेख का मतलब जमीन से संबंधित रिकॉर्ड। तो उत्तर है कि हमारे क्षेत्र का पटवारी 3 गांवों की जमीन का अभिलेख रखता है, यानी कि 3 गांवों की जो जमीन है उनका लेखा जोखा पटवारी के पास में रहता है। गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं। तो उत्तर है कि गांव के लोग पटवारी के कार्यालय, जिसका नाम होता है पंचायत घर, वहाँ पर पटवारी बैठता है, जाकर के स्वयं संपर्क करते हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए और मोहन तथा रघु की जमीन से संबंधित सवालों के जवाब दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यह क्या है, यह एक गांव है अमरापुरा और ये पटवारी का रिकॉर्ड है। इस पटवारी के रिकॉर्ड में और यहाँ पर देखिए क्या है, यह खसरा नंबर 5 है। तो ये खसरा नंबर 5 के अंदर जितने भी खेत हैं उनका यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। और यहाँ पर नीचे इससे पहले हम देखते हैं कि ये चिन्ह बताए गए हैं। ये चिन्ह क्या है, नक्शे में देखिए, अगर कहीं किसी खेत में पेड़ है तो नक्शे में पेड़ किस तरह से दिखाया जाएगा। अगर कुआं है तो उसके लिए क्या चिन्ह निर्धारित है, अगर वहाँ पर कच्ची सड़क है तो उसके लिए क्या चिन्ह निर्धारित है। इसी प्रकार से अगर वह जमीन किसी के नाम की है तो उसका नाम होता है, और अगर वह भूमि खाली पड़ी है तो उसके लिए क्या चिन्ह निर्धारित है। तो सबसे पहले हम इन चिन्हों को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सीधी लाइन है, लेटी हुई सीधी लाइन है, तो ये क्या बताती है, सीमा। तो 2 खेतों के बीच में देखिए, जैसे यहाँ पर ये इस तरह से ये एक लाइन है, तो यह क्या बता रही है कि 2 खेतों के बीच में ये सीमा रेखा है, तो 2 खेतों को ये विभाजित कर रही है। तो इस तरह से अगर ये बता दी तो इसका मतलब होता है ये सीमा रेखा है। उसके बाद में देखिए ये चिन्ह है, जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो ये चिन्ह किसका है कि यह जो भूमि है यह कैसी है, चारागाह की भूमि है। तो चारागाह की भूमि क्या होती है, ये सरकारी ज़मीन होती है, ये खाली पड़ी रहती है और इसके ऊपर घास फूस कुछ उगाता है, तो जिससे भेड़ बकरियां आदि चढ़ती हैं। तो इसलिए ये चारागाह की ज़मीन कहलाती है और ये सरकारी ज़मीन होती है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 लाइनों के बीच में एक इस प्रकार से ये टूटी टूटी लाइनें हैं, तो ये क्या दर्शाती है कि यहाँ पर कच्ची सड़क है। और ये चिन्ह देखिए ये किसका है कि कुआं है, खेत है उसके अंदर कुआं है। देखिए यहाँ पर जैसे ये चिन्ह दे रखा है, तो ये किसका है कि जिसका भी ये खेत है उसमें कुआं है।
और देखिए 2 लाइनों के बीच में अगर इस प्रकार से ये डबल डबल लाइन है इस तरह से, तो ये क्या बताती है कि यहाँ पर पक्की सड़क है, उस खेत के साथ में पक्की सड़क गुजरती है। और ये देखिए ये पेड़ बना हुआ है, तो ये क्या दर्शाता है कि उस खेत में पेड़ है। यहाँ पर जैसे इस खेत में बताया गया है ये, तो ये क्या दर्शा रहा है कि इस खेत में पेड़ है। तो ये नक्शों से ही हमें पता चल जाता है, नक्शे इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि वो इस खेत से संबंधित पूरी जानकारी हमें देते हैं कि ये खेत किसका है, किसके नाम से है, इसकी आकार कितना है, इसके बगल वाला जो खेत है वह किसके नाम का है, उसकी साइज़ कितनी है। तो ये सब किसमें नक्शे के अंदर मौजूद होता है और ये सारा रिकॉर्ड पटवारी के पास में मौजूद होता है। अब यहाँ पे देखिए गांव अमरापुरा का ये पटवारी रिकॉर्ड है, जिसमें खसरा 5 का ये पूरा रिकॉर्ड है। तो इसमें देखिए कितने खेत हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 खेत हैं इसमें खसरा नंबर 5 में। और इसमें देखिए इसके इधर की तरफ ये कच्ची सड़क है और यहाँ इधर साइड में इसकी पक्की सड़क है। ये तीर का निशान ऊपर की तरफ है, इसका मतलब क्या है, उत्तर दिशा की ओर। इसमें जो उत्तर दिशा है वह ऊपर की ओर है। तो जब उत्तर दिशा ऊपर की ओर है तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी। और इसके इधर की तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी। और इधर की तरफ यहाँ पे पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं, इसमें एक दिशा हमें दी गई है। और देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है इन खेतों के बारे में। जैसे देखिए इसमें ये कुआं है, ये चारागाह की ज़मीन है। अभी हमने चिन्हों का मतलब देखा था कि इसमें जो चिन्ह अंकित है उनका क्या अर्थ है। ये चारागाह की ज़मीन है। यहाँ पर देखिए इस चारागाह की ज़मीन में पेड़ भी है और यहाँ पर एक कुआं भी है। ये तीसरे नंबर का जो खेत है उसके बारे में जानकारी है। दूसरे नंबर के खेत में क्या दे रखा है कि इसमें एक कुआं है। उसी प्रकार से देखिए 5, ये छठा खेत है, इसमें क्या दे रखा है कि एक पेड़ है और यह ज़मीन कैसी है, चारागाह की ज़मीन है। 7वें वाले खेत में हम इस नक्शे को देख करके बता सकते हैं कि 7वें वाली जो खेत है उसमें एक पेड़ है। और यहाँ पर देखिए 8वां वाला जो खेत है उसमें एक कुआं है। और खेत नंबर 7 और 6 के बगल में से यहाँ पक्की सड़क जा रही है। हम इस नक्शे को देख करके बता सकते हैं। और ये नक्शा किसका है, अमरापुरा गांव का नक्शा है। अब हम ये खसरा नंबर 5 है, इसमें देखिए कुछ सूचनाएं भरी हुई हैं, इन सूचनाओं को देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या सूचनाएं होती हैं। खसरा नंबर जैसे यहाँ पे 5 दे रखा है, तो क्षेत्र हेक्टेयर में, यानी कि कितना जो क्षेत्र है, कितना जो खेत है वो हेक्टेयर में कितना है, उसकी नाप कितनी है। जमीन मालिक का नाम, पिता या पति का नाम और पता। ये जमीन जिसकी भी है उसका नाम, उसके मालिक का नाम, उसमें पिता या पति, अगर किसी औरत के नाम है तो उसमें उसका पिता या फिर पति का नाम होगा, उसका पता होगा। और क्या क्या जानकारी होती है, यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा, यानी कि अगर वह खेत किसी दूसरे किसान को उसने दे रखा है कि भाई इसमें फसल का उत्पादन तुम करो, तो उस किसान का नाम जिसके लिए हमने ये खेत बटाई पर दिया है और उसका कितना हिस्सा हम उसको देते हैं, यहाँ पर उसका नाम आएगा। उसके बाद में क्या है, इस साल जोती गई फसल। उसके बाद में है इस साल जोती गई जमीन। तो देखिए फसल, कौन सी फसल उसमें लगाई गई है, कितने क्षेत्र में लगाई गई है, अन्य फसल उसके अतिरिक्त हम और कौन सी फसलें उसमें लगाते हैं, और पड़ती ज़मीन। पड़ती ज़मीन का मतलब खाली ज़मीन जो पड़ी हुई है। और सुविधाएं, सुविधाएं का मतलब उसमें कोई पेड़ है क्या, उसमें कोई कुआं है क्या, अगर वो कुआं है तो वो चालू है या बंद है। तो ये सारी सुविधाएं हमें यहाँ पर बतानी है। अब देखिए हम देखते हैं नंबर 1 पर। तो इसमें क्षेत्र हेक्टेयर में कितना है, 0.75 हेक्टेयर में है ये 0.75। उसके बाद में हम देखते हैं जमीन मालिक का नाम। तो जमीन मालिक यहाँ पर कौन है, मोहन, बल्द राजाराम, गांव अमरापुरा, जमीन का मालिक। तो इसमें जमीन का मालिक कौन है, मोहन है, और उसमें उसके पिता का नाम है, बल्द का मतलब उसके पिता का नाम, बल्द राजाराम, यानी कि उसके पिता का नाम है राजाराम। और इसमें पता क्या है कि गांव अमरापुरा, और वह जमीन का मालिक है। और इसमें यदि
बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा। तो देखिए इसमें क्या लिख रहा है, नहीं, यानी कि वह अपने खेत को बटाई पर नहीं देता है, वह इसमें फसल का उत्पादन स्वयं करता है। इस साल जोती गई जमीन में फसल कौन सी हो रखी है, सोयाबीन की, और वह कितने क्षेत्र में हो रही है, 0.75 हेक्टेयर, और इसकी जो ज़मीन थी कुल वह भी कितनी थी, 0.75। तो इसका मतलब इसने अपने पूरे खेत में सोयाबीन की फसल बो रखी है। अन्य फसलें, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये इसने कोई दूसरी फसल नहीं बो रखी है। परती जमीन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसने पूरी ज़मीन पर सोयाबीन लगा रखा है। अन्य सुविधाएं, उसमें भी यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कि इसके खेत में कुआं भी नहीं है और कोई पेड़ आदि भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम 1 नंबर का जो खेत है उसके बारे में देखते हैं एक बार। तो देखिए ये 1 नंबर का खेत है और यह किसका है, मोहन का खेत है, और इस खेत के बारे में सारी सूचनाएं खसरा 5 में बताई गई हैं, दर्शाई गई हैं। अब देखिए हम दूसरा देखते हैं, इसमें क्षेत्र हेक्टेयर में, तो ये 3 हेक्टेयर क्षेत्र में है ये खेत। जमीन मालिक का नाम, पिता पति का नाम और पता। तो इसमें देखिए रघुराम बल्द रतनलाल, तो ये खेत किसके नाम है, रघुराम के नाम है, बल्द रतनलाल यानी कि उसके पिता का नाम है रतनलाल। गांव अमरापुरा, ये जमीन का मालिक है। यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और कटाई का हिस्सा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, नहीं, यानी कि इसने अपने खेत को बटाई पर नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए किसी दूसरे किसान का नाम भी नहीं आएगा। इसमें यह फसल का उत्पादन स्वयं करता है। इस साल जोती गई फसल, तो इसमें देखिए इस साल कौन सी फसल उगाई है, गेहूँ, जबकि मोहन ने कौन सी उगाई थी, सोयाबीन। और यह देखिए इसके कितने हेक्टेयर क्षेत्र में इसने गेहूँ की फसल कर रखी है, 2.75 यानी कि 2.75 में हेक्टेयर ज़मीन में इसने गेहूं की फसल लगा रखी है, और इसके पास ज़मीन कितनी थी, 3 हेक्टेयर। अन्य फसलें अगर इसने उगा रखी हैं तो वो देखिए इसने कितने में उगा रखी हैं, 1.75 हेक्टेयर में इसने अन्य फसलें उगा रखी हैं। परती ज़मीन यानी कि जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है वह कितनी है, 0.25 यानी कि 0.25 हेक्टेयर की जो क्षेत्र है वो उसका खाली पड़ा हुआ है, पड़ती ज़मीन है। कोई सुविधाएं अगर हैं तो कुआं है एक और वह भी चालू है। देखिए वह इसकी यहाँ पर इसमें बताया गया कि इसने क्या क्या सुविधाएं इसके खेत में हैं। अब हम खेत नंबर 2 को नक्शे में देखते हैं। तो देखिए ये रहा खेत नंबर 2, और इसमें हमें जो सूचनाएं दी थी वो क्या क्या थी कि इसमें गेहूं की फसल हो रही थी, इसमें कुछ पड़ती ज़मीन भी थी, और यह खेत बटाई पर नहीं था, और इसमें एक कुआं भी था। तो देखिए नक्शे में भी कुआं दे रखा है। अब हम खेत नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए क्षेत्र हेक्टेयर में, यानी कि जो खेत नंबर 3 ये कितने हेक्टेयर क्षेत्र में है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, 6। तो ये इसकी खेत नंबर 3 की कितनी ज़मीन है, यह 6 हेक्टेयर में फैला हुआ है। जमीन मालिक का नाम, पिता पति का नाम और पता। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार, और इसमें घास का मैदान, यानी कि यह चारागाह की ज़मीन है। और ये चारागाह की जो ज़मीन होती है ये खाली ज़मीन होती है और इस पर सरकार का अधिकार होता है। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सी सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार का यहाँ पर अधिकार है, और ये घास का मैदान है, खाली पड़ा हुआ है। यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा। तो चूंकि ये सरकारी ज़मीन है तो इसलिए इस पर किसी भी प्रकार का कोई कृषि उत्पादन नहीं हो सकता है। यह ज़मीन खाली रहती है और इसके ऊपर कोई घास फूस उग जाती है तो जिसे भेड़ बकरियां चढ़ती हैं, इसलिए इसको चारागाह की ज़मीन भी कहते हैं। लेकिन ये सरकारी ज़मीन होती है और सरकार ही इसकी मालिक होती है, तो इसलिए इसका कोई बटाई पर नहीं होती है, इस पर कोई फसल नहीं उगा सकता है। इस साल जोती गई ज़मीन, तो देखिए कोई फसल भी इसमें नहीं होगी, जो क्षेत्र है इसका उतना ही रहता है। अन्य फसलें इसमें कुछ भी नहीं होंगी। पड़ती ज़मीन, तो ये पूरी ज़मीन ही पड़ती होती है, खाली पड़ी रहती है। और इसमें सुविधाएं क्या हैं, देखिए एक कुआं है और वह चालू है। तो इस तरह से ये खेत नंबर 3 के बारे में यहाँ पर ये खसरा 5 में सूचना दी गई है। अब हमने नक्शे में और खसरे में जो सूचनाएं दे रखी हैं उनके बारे में हमने जान लिया है कि किस तरह की सूचनाएं
रिकॉर्ड में या रजिस्टर में दर्ज होती है। अब हम इनके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। क्या है, मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है? तो उत्तर है, मोहन के खेत के दक्षिण में जमीन रघु की है। तो देखिए एक बार देखते हैं कि मोहन का खेत के दक्षिण में किस प्रकार से जमीन रघु की आती है। तो देखिए ये पहला जो खेत था, ये किसका खेत था? ये मोहन का खेत था। और इस मोहन के खेत में देखिए ये एरो का, ये तीर का निशान लगा रहा है, ऊपर की तरफ बता रहा है कि उत्तर है। तो इसके बिल्कुल अपोजिट में क्या होगा? दक्षिण होगा। यानी कि इस खेत के नीचे की तरफ जो खेत है वो किसका होगा? हमने यहाँ पर देखा था दूसरे नंबर वाले इसमें खसरा में, उसमें क्या बताया क्या? दूसरे नंबर का जो खेत है वह रघु का है। तो दूसरे नंबर के खेत का मालिक कौन है? रघु है। और वह किसके आ रहा है? मोहन के दक्षिण में है। तो मोहन का उत्तर ऊपर की है और दक्षिण उसका नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ क्या हुआ कि यह जो मोहन के दक्षिण में जिसका खेत है उसका नाम, उसका मालिक कौन है? रघु है। ख है, रघु और मोहन की जमीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए। तो उत्तर है, दोनों के जमीन की बीच की सीमा पर क्रॉस का निशान लगाइए। तो आइए इन दोनों के बीच की सीमा को देखते हैं और उस पर हम क्रॉस का निशान लगाते हैं। तो देखिए जो पहले नंबर का खेत था वो मोहन का खेत था और दूसरे नंबर का जो खेत था वो किसका था? वह रघु का खेत था। और दोनों के बीच की सीमा कौन सी है? देखिए ये एक लाइन है, ये दोनों के बीच की सीमा है। और इस सीमा, ये जो सीमा है ये इन दोनों के खेत को अलग अलग करती है। तो इस सीमा को हमको क्या करना है? एक्स एक्स का निशान लगा करके दोनों को अलग करना है। ये बताना है कि भाई ये सीमा रघु के खेत की है और ये सीमा मोहन के खेत की है। तो इनके जो बीच की सीमा है उस पे हमने ये इस प्रकार से एक्स एक्स का निशान या क्रॉस का निशान लगा दिया। ये एक विभाजक रेखा है जो दोनों के खेतों को के बीच में से गुजरती है और दोनों के खेतों को अलग करती है। ग है, खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है? उत्तर है, खेत संख्या 3 को मध्य प्रदेश सरकार इस्तेमाल कर सकती है। तो जैसा कि हमने नक्शे में देखा था कि खेत संख्या 3 में क्या था? वो चारागाह की ज़मीन थी। और चारागाह की जो ज़मीन होती है वो खाली पड़ी रहती है, उस पर जहाँ की भी सरकार होती है उसका अधिकार होता है। उसको सरकार अपने हिसाब से किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकती है। बाकी का अन्य कोई भी लोग इसके ऊपर अधिकार नहीं कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वह सरकारी ज़मीन होती है और सरकार ही इसका इस्तेमाल कर सकती है। और यहाँ पर खेत संख्या 3 के बारे में पूछा गया है तो ये मध्य प्रदेश सरकार का है, तो इसलिए इसको मध्य प्रदेश सरकार ही इस्तेमाल कर सकती है। घ है, खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है? तो खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित जानकारी को हम खसरे में देखते हैं और उस जानकारी को फिर किस तरह से लिखना है वह हम देखेंगे। तो देखिए खेत संख्या 2 और खेत संख्या 3, ये खसरा 5 में दर्ज हैं इनके बारे में जानकारियाँ। तो खेत संख्या 2 में हम देखते हैं कि यह कितने हेक्टेयर में है? 3 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। इसकी ज़मीन का मालिक रघुराम है, बल्द रतनलाल, गांव अमरापुरा ज़मीन का मालिक है। यदि ये बटाई पर दी जाती है तो दूसरे किसान का नाम, और बटाई का हिस्सा तो नहीं, यानी कि ये बटाई पर नहीं दी जाती है। इसमें कौन सी फसल जोती गई है? गेहूं की फसल। कितने हेक्टेयर में वो जोती गई है? 2.75 हेक्टेयर में जोती गई है। अन्य फसल 1.75 हेक्टेयर में है। और पड़ती ज़मीन कितनी है? 0.25 पड़ती ज़मीन है, खाली ज़मीन है। अन्य कोई सुविधा है तो एक कुआं है और वह चालू है। तो देखिए ये हमें खसरे को पढ़ करके इस 2 नंबर का जो खेत है उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी यहाँ मिल जाती है। उसी प्रकार से हम खेत संख्या 3 की देखते हैं। तो इसमें देखिए कितने हेक्टेयर क्षेत्र में है? ये 6 हेक्टेयर क्षेत्र में है। ये मध्य प्रदेश सरकार का है और ये घास का मैदान है। तो ये सरकार का है और घास का मैदान है, तो इसलिए किसी को बटाई पर नहीं दिया जा सकता। इसमें कोई फसल नहीं बोई जाएगी। और इसका क्षेत्र कितना है? देखिए जैसे 6 हेक्टेयर दे रखा है तो पूरा 6 हेक्टेयर खाली पड़ा हुआ है। कोई अन्य फसल नहीं है, पड़ती ज़मीन है, ये पूरी खाली पड़ी हुई है, घास फूस इस पे उग जाता है। इसमें और क्या सुविधा है? एक कुआं है, वह चालू है, और यह चारागाह की ज़मीन है। और ये देखिए 2 नंबर का जो खेत है, यहाँ पे देखिए नक्शे में हम देखते हैं, इस 2 नंबर के खेत के पश्चिम में, ये इसका पश्चिम भाग हुआ,
इधर की तरफ ये देखिए कच्ची सड़क है, यानी कि एक सिंगल लाइन बीच बीच में टूटी टूटी होती है, वह क्या दर्शाती है? कच्ची लाइन को, कि वह कच्ची सड़क को दर्शाती है। तो जो 2 नंबर का खेत है इसके पश्चिम में एक कच्ची सड़क जाती है, और ये 3 नंबर का खेत है, देखिए इसके पश्चिम में हम क्या देख रहे हैं कि ये कच्ची सड़क इसकी सीमा से लगती हुई निकलती है, गुजरती है। तो इस खसरा में देखिए सारी जानकारी मौजूद होती है। तो ये जानकारी तो हमने खसरे को देख करके पता करी है। अब इस जानकारी को हमें लिखना किस प्रकार से है वह हम देखते हैं। तो खेत संख्या 2 से संबंधित जानकारी। खेत संख्या 2 रघुराम का है, जिसका आकार 3 हेक्टेयर है, जिसमें गेहूं की फसल है, और इस साल जोती गई भूमि कितनी है? 2.75 हेक्टेयर है, जिसमें से 1.75 हेक्टेयर में तो अन्य फसलें हैं और 0.25 हेक्टेयर पड़ती भूमि है। एक कुआं है, पश्चिम में खेत से लगती हुई एक कच्ची सड़क है। खेत संख्या 3 से संबंधित जानकारी। खेत संख्या 3 सरकारी घास का मैदान है, जो मध्य प्रदेश सरकार का है और चारागाह है, जिसका आकार 6 हेक्टेयर है। इसमें एक पेड़ है और एक कुआं है, और पश्चिम में खेत से लगती हुई एक कच्ची सड़क है। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, आपको क्या लगता है कि किसानों को अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिनमें जमीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। यह भी बताइए कि वे किस लिए जरूरी हैं। क्या है? एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदना चाहता है। तो उत्तर है कि जब एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदना चाहता है तो उसे अपना नाम राजस्व लेखा में दर्ज करवाना होता है। इसके बाद ही वह जमीन उसके नाम पर दर्ज होगी। इसीलिए उसे रिकॉर्ड दाखिल या खारिज करना अनिवार्य होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है। इनके बिना ना तो एक किसान जमीन खरीद सकता है और ना ही दूसरा किसान उस जमीन को बेच सकता है। ख है, एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है। तो उत्तर है, एक किसान को अपनी फसल दूसरे को बेचने के लिए खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि फसल तो वह किसी को भी बेच सकता है। उसके लिए खेत के नक्शे या रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की आवश्यकता कब होती है? अगर उसे खेत बेचना ही हो तब। ग है, एक किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए। तो उत्तर है कि एक किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है। यह रिकॉर्ड बैंक में जमा करने के लिए तथा अपना कब्जा साबित करने के लिए जरूरी होता है। यानी कि बैंक में जब आपको लोन या कर्ज तभी मिलता है जब पहले आप अपने खेत के जो कागज़ हैं उनको आप बैंक में जमा कराएंगे। तो जब बैंक पूरे जांच पड़ताल करती है कि यह खेत आपके नाम से है भी है या नहीं है, कहीं कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है। अगर यह सब कुछ आपके पास सही कागज़ हैं, सब कुछ हैं, तो सब जांच पड़ताल करके फिर बैंक आपको लोन दे देती है और उससे आप फिर अपने खेत में कुआं खुदवा सकते हैं। तो इस तरह से, और यह रिकॉर्ड जो होता है यानी कि खेत के नाम की जो रजिस्ट्री होती है, ये सारे पेपर बैंक अपने पास में रख लेती है, उनको जमा कर लेती है, क्योंकि उन कागज़ों को देखने के पश्चात ही यह साबित हो पाता है कि वह खेत हमारे नाम है भी है अथवा नहीं। यानी कि जो व्यक्ति खेत में कुआं खुदवाना चाहता है तो क्या वह ज़मीन उसके नाम है या नहीं है। तो यह सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद पूरी तरह से संतुष्ट होने के पश्चात ही बैंक लोन जारी करती है। घ है, एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है। तो उत्तर है कि किसान को खाद खरीदने के लिए कोई रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर किसान खाद खरीदने के लिए जा रहा है तो उसे वहाँ पर अपने खेत का नक्शा या कोई रिकॉर्ड कि भाई ये खेत मेरे नाम है अथवा नहीं है, इस प्रकार के किसी भी तरह के कोई रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। वह बाज़ार जा कर के या जो सरकारी खाद एजेंसियाँ होती हैं वहाँ से खाद
जो उनका मूल्य है वह चुका करके खाद खरीद सकता है। उसके लिए उसे अपने खेत से संबंधित किसी भी तरह के कोई रिकॉर्ड या किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है। अनह एक किसान अपनी जमीन अपने बेटे एवं बेटियों को बांटना चाहता है। तो उत्तर है कि एक किसान यदि अपनी जमीन अपने बेटे एवं बेटियों को बांटना चाहता है तो उसे सरकार के पास में सबूत के लिए रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है। यानी कि पहले तो उसे यह साबित करना पड़ेगा कि जिस ज़मीन को वह बांटना चाहता है वह ज़मीन उसके नाम ही है। तो इस चीज़ के लिए उसको क्या होगा, अपना रिकॉर्ड दिखाना होता है। वो जो कागज़ होते हैं, रजिस्ट्री होती है, वह सरकारी ऑफिस में बतानी पड़ती है। उसके पश्चात ही वह अपने बेटे और बेटियों में अपनी ज़मीन को बांट सकता है। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, अन्य सार्वजनिक सेवाएं, एक सर्वेक्षण। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों के द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। यानी कि पुलिस अधीक्षक जो होता है वह तो पुलिस के काम की परीक्षण करता है कि इसने काम सही ढंग से किया है अथवा नहीं किया है। और जो पटवारी होता है, जो भूमिका निरीक्षण करता है, उसके कामों की कौन देखभाल करता है, तहसीलदार। तो हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानून के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों के द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। ये सभी क्या हैं, ये सार्वजनिक सेवाएं हैं। तो 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये इतनी सारी सार्वजनिक सेवाएं दे रखी हैं, इनमें से किसी 3 पर हमें जानकारी इकट्ठी करनी है और अपनी अध्यापिका के साथ में चर्चा कीजिए कि इनकी कार्यप्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक सार्वजनिक सेवा के बारे में बताया गया है। सार्वजनिक सेवा क्या है, राशन की दुकान। आपने उनके बारे में क्या क्या देखा, यानी कि जब भी आप राशन की दुकान पर गए तो आपने क्या क्या देखा। यह दुकान खुली हुई थी, 3 लोग आए, उनके पास में पीले रंग के कार्ड थे। तो ये क्या हो, राशन की दुकान के लिए कार्ड बने होते हैं। सबने चावल और चीनी खरीदी और मिट्टी का तेल मिला नहीं। तो ये हमने कहाँ पर देखा, जब हम राशन की दुकान पर गए। नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र, यानी कि इस राशन की दुकान पर और कितने कितने क्षेत्र के लोग आते हैं ये सब राशन का सामान खरीदने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 2 गांवों के लिए है ये राशन की दुकान, 2 गांव के लोगों के लिए है जो यहाँ से चावल, चीनी और मिट्टी का तेल लेकर के जाते हैं। इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उनको क्या करने की ज़रूरत है। तो देखिए उनको राशन कार्ड की ज़रूरत है और यह तहसील के दफ्तर में बनाया जाता है। तो राशन कार्ड के बिना आपको ये राशन की चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसके लिए आपको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और राशन कार्ड कहाँ बनवाया जाता है, तहसील के दफ्तर में बनवाया जाता है। जो यह सब प्रदान करते हैं उनकी समस्याएं, यानी कि जो राशन की दुकान खोल करके बैठे हैं, राशन का सामान जो वितरित करते हैं, उनकी अपनी क्या समस्या है। तो देखिए वो क्या कहते हैं कि मिट्टी के तेल की आपूर्ति पूरी नहीं है, यानी कि जब भी आता है तब मिट्टी का तेल कम आता है और वह कुछ लोगों में बढ़ जाता है और कुछ लोग वंचित रह जाते हैं। तो यह उनकी एक बड़ी समस्या है कि मिट्टी के तेल की आपूर्ति पूरी नहीं होती है। अब लोगों की क्या समस्या है, देखिए राशन की दुकान पे जब लोग बाग जाते हैं तो उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देखिए चावल बड़ा ही खराब आता है, मिट्टी का तेल जो कभी मिलता ही नहीं है।
तो ये कौन कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं जो राशन की दुकान से सामान लेकर के आते हैं। वो क्या कहते हैं कि इसमें जो चावल मिलता है वो बहुत ख़राब है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और मिट्टी का तेल तो कभी मिलता ही नहीं है। अब इसमें देखिए वो कह रहे हैं कि क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो किन के सुधारों की आवश्यकता है? कि अच्छा चावल आए, चावल की क्वालिटी में सुधार किया जाए, मिट्टी का तेल मिले यानी कि उसकी आपूर्ति को बढ़ाया जाए, राशन की दुकान रोज़ खुले यानी कि जो महीने में एक बार या कभी कभी खुलती है राशन की दुकान, तो अगर वो रोज़ खुलेगी तो इन समस्याओं का काफ़ी कुछ स्तर पर निदान किया जा सकता है। तो यह उदाहरण तो हमें दिया गया है। अब हम दो अन्य सार्वजनिक सेवाओं के बारे में देखते हैं। तो देखिए सार्वजनिक सेवा के स्वास्थ्य केंद्र। अब यहाँ पर देखिए आपने उनके काम के बारे में क्या देखा। जब आप स्वास्थ्य केंद्र यानी कि जो गांव में अस्पताल होता है, जब आप वहाँ गए तो आपने क्या देखा, उनके काम के बारे में आपने क्या देखा। खुला हुआ था, मरीजों की भीड़ लगी थी, दवाइयाँ बांटी गई, इंजेक्शन की कमी थी। तो ये हमने जब हम एक स्वास्थ्य केंद्र पर गए तो हमने वहाँ पर ये सब देखा। नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र यानी कि इस स्वास्थ्य केंद्र के नियंत्रण में कितने गांव या कितने कस्बे आते हैं। यह एक शहर के लिए है यानी कि इसमें केवल एक ही शहर आता है। इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उनको क्या करने की ज़रूरत है। तो इनका कार्ड यहाँ पर ही बन जाएगा यानी कि कोई व्यक्ति अगर स्वास्थ्य केंद्र पर जाएगा तो उसका कार्ड यहीं पर बन जाएगा। तो यहाँ से दवाइयाँ, इंजेक्शन या डॉक्टर को दिखाने की जो व्यवस्था है वह यहाँ पर निःशुल्क होती है। तो उसके लिए उनको कार्ड बनवाने की आवश्यकता होती है और कार्ड यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में ही बन जाता है। जो यह सब प्रदान करते हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, यानी कि स्वास्थ्य केंद्र पर जो तैनात हैं स्वास्थ्यकर्मी, उनकी क्या समस्या है। तो वो क्या कहते हैं कि इंजेक्शन की आपूर्ति पूरी नहीं है, इंजेक्शन की जो सप्लाई है वह पूरी नहीं हो रही है। लोगों की क्या समस्या है। तो देखिए लोग क्या कह रहे हैं कि स्टाफ की कमी थी, कुछ दवाएं भी उपलब्ध नहीं थी। तो ये स्वास्थ्य केंद्रों में अक्सर समस्याएं देखी जाती हैं। क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो देखिए क्या क्या सुझाव हम दे सकते हैं कि जो सुधार हों। स्टाफ बढ़ाएं, दवाएं तथा इंजेक्शन की आपूर्ति को बढ़ाया जाए। तो इस तरह से स्वास्थ्य केंद्रों को भी जो स्थिति है उसको सुधारा जा सकता है। अब देखिए दूसरी सार्वजनिक सेवा है दुग्ध उत्पादन समिति। आपने उनके काम के बारे में क्या देखा। तो देखिए हम क्या देखते हैं कि कार्यालय खुला हुआ था, दूध इकट्ठा किया जा रहा था, कई दुग्ध वैन दूध ले जाने के लिए तैयार थी। ये ज़्यादातर दुग्ध उत्पादन समितियों पर ये काम देखे जा सकते हैं। नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र। समिति काफ़ी बड़े क्षेत्र में दूध का वितरण करती है यानी कि काफ़ी बड़ा क्षेत्र दुग्ध उत्पादन समिति के अंतर्गत आता है। इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उनको क्या करने की ज़रूरत है। तो यदि कोई समिति का सदस्य बनना चाहता है तो उसे रोजाना दूध की आपूर्ति करें। यानी कि अगर कोई दूध का उसके घर में उत्पादन होता है, उसने गाय भैंसे पाली हुई हैं, तो वह क्या करेगा, दूध उत्पादन समिति का सदस्य बन जाएगा और दुग्ध उत्पादन समिति को अपना जो दूध उसके यहाँ उत्पादन हो रहा है उसको उसे रोजाना आपूर्ति कर सकता है। तो उसे इसके लिए केवल उसका सदस्य बनना ही काफ़ी होता है। जो यह सब प्रदान करते हैं उनकी समस्याएं, यानी कि दुग्ध उत्पादन समिति के अंतर्गत जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनकी क्या समस्या है। सामान्यतः कोई समस्या दिखाई नहीं देती है क्योंकि इसमें जिसके पास दूध का उत्पादन हो रहा है वह ला करके इन दुग्ध उत्पादक समितियों में दे देता है। तो इस प्रकार की इसमें कोई खास समस्या यहाँ पर नहीं देखी जाती है। लोगों की क्या समस्या है। तो देखिए लोग दूध की दर तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार चाहते हैं भी कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है दूध की दरें, जैसे गर्मी आती है और दूध का उत्पादन कम हो जाता है तो क्या करती है दुग्ध उत्पादन समितियाँ उसकी कीमत को ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो लोग बाग क्या चाहते हैं कि दूध की दर को कम कर दिया जाए और उसकी क्वालिटी में, उसकी गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। इसके लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो देखिए प्रशीतलन सुविधा और बढ़ाई जानी चाहिए। प्रशीतलन का मतलब होता है दूध को प्रिजर्व करके रखना जिससे कि दूध काफ़ी देर तक खराब ना हो गर्मियों के समय में। तो उसके लिए प्रशीतलन की एक सुविधा और बढ़ाई जानी चाहिए।
अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, पुलिस का क्या काम होता है? उत्तर है पुलिस का काम। तो पहला है कि अपने थाने के कार्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि थाने के अंतर्गत जितना भी क्षेत्र आता है उसमें शांति बनाने का काम किसका है? पुलिस का है। दूसरा, चोरी, झगड़े, दुर्घटना, मारपीट इत्यादि की रिपोर्ट लिखना। तीसरा है घटनाओं के संबंध में सूचनाएं व जानकारी एकत्रित करना, यानी कि कोई भी घटना हो गई, ये मान लो दुर्घटना हो गई, तो उस कैसे हुई, किसने मारा, किससे हुई, किस वाहन ने इसको टक्कर मारी, तो इससे संबंधित सारी सूचनाएं और जानकारी एकत्रित करने का कार्य किसका होता है? पुलिस का होता है। और चौथा है कानूनी सीमाओं के अंतर्गत कार्यवाही करना होता है, यानी कि कानून में रह करके जिस भी तरह की उनके पास में रिपोर्ट आती है, कोई सूचना आती है, उस सूचना पर कार्य वो कानून की सीमाओं में रह करके ही कार्यवाही करते हैं। तो ये सब कार्य पुलिस के होते हैं। प्रश्न 2, पटवारी के कोई 2 काम बताइए। उत्तर है पटवारी का काम गांव की जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना और किसानों से भूमि कर एकत्रित करना होता है। प्रश्न 3, तहसीलदार का क्या काम होता है? उत्तर है तहसीलदार का काम। तो पहला है पटवारी के कार्यों की निगरानी रखना। दूसरा है भूमि संबंधी झगड़ों का निपटारा करना। और तीसरा है पटवारियों से भूमि कर इकट्ठा करना होता है, यानी कि जो पटवारी भूमि कर इकट्ठा करके लाए हैं उनको एकत्रित करने का कार्य तहसीलदार का होता है। और पटवारी कोई कहीं घूसखोरी तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई कामों में गलत काम तो वह नहीं कर रहा है, तो इन सारे कामों की निगरानी पटवारी के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों की निगरानी कौन करता है? तहसीलदार करता है। प्रश्न 4, एक बिटिया की चाह कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है? क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है? क्यों? तो आइए पहले इस कविता को पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें एक बिटिया की चाह, यह कविता का नाम है। तो एक बिटिया क्या चाह रही है, उसकी क्या इच्छा है? तो विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या? बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। तो देखिए इसमें एक बिटिया की चाह है, एक बिटिया की यह आशा है, जैसा कि वह अपने घर में देखती है कि उसके पिता को उनके भी पिता यानी कि उसके दादाजी से विरासत में घर मिला है और अब यह घर उसके भाई को मिलेगा, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है। तो उसमें वह क्या चाह रही है कि उसे भी अपने भाई के समान ही समान दर्जा मिले, वो सब चीज़ें मिलें जो उसको भाई को विरासत में मिलती हैं। तो वो ये कहना चाह रही है कि मुझे दहेज में रेशम या सोना नहीं चाहिए, मुझे भी मेरे भाई के जैसा ही एक बिल्कुल अपना मेरा घर चाहिए। उत्तर है कि एक बिटिया की चाह कविता में यह मुद्दा उठाने की कोशिश की गई है कि पिता की संपत्ति में पुत्री का भी बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और हमें यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि पहला है कि इससे महिलाओं को आर्थिक समानता प्राप्त होगी। दूसरा है इससे समाज में दहेज प्रथा, दहेज हत्या तथा भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों में कमी आएगी। और तीसरा है आर्थिक रूप से मजबूत होने पर उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा तथा उनकी आश्रितता में कमी आएगी, यानी कि दूसरों पर जो निर्भरता है वह उनकी कम हो जाएगी, इसमें कमी आएगी। प्रश्न 5, पिछले पाठ में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा। पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है? तो उत्तर है कि पटवारी जिले के राजस्व प्रशासन का एक अंग होता है। वह राजस्व संकलन में सरपंच को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है। पंचायत स्थानीय कर लगाती है और पटवारी किसानों से राजस्व कर संग्रहित करता है। गांव की समस्याओं को सुलझाने में पटवारी और पंचायत एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इस प्रकार से पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। प्रश्न 6,
किसी पुलिस थाने जाइए और पता कीजिए कि यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है, खासकर त्योहार या सार्वजनिक समारोह के दौरान। तो उत्तर है कि त्योहार या सार्वजनिक समारोह के दौरान यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस निम्नलिखित कार्य करती है। तो पहला है कि पुलिस अपने स्थानीय क्षेत्र में लोगों को एकत्रित हो सकने वाली संभावित संख्या का आकलन करती है। यानी कि पुलिस देखती है कि अगर कोई समारोह हो रहा है या कोई सार्वजनिक समारोह है तो उस पर कितने लोग एकत्रित हो सकते हैं, तो उस संख्या को वो अनुमान लगा करके उसका आकलन करती है। दूसरा है भीड़ के अनुसार उस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल को नियुक्त किया जाता है। यदि मान लो ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पुलिस बल नियुक्त किया जाता है। तीसरा है शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने हेतु वह लोगों के बीच में अतिरिक्त जागरूकता को बढ़ाती है। चौथा है वह यातायात नियंत्रित करती है, व्यक्तियों की भीड़ को नियंत्रित करती है तथा अव्यवस्था को रोकती है। वह अवांछनीय घटनाओं को रोकने के लिए तलाशी लेती है। अवांछनीय घटनाओं को रोकने के लिए कैसे तलाशी लेती है? जैसे कि मान लो कोई अपनी जीप में या गाड़ी में कुछ लाठी, डंडे, सरिया आदि भर के ले जा रहा है और उनकी कोई इस प्रकार की कोई है प्लानिंग कि भाई उनको कहीं पे कोई घटना को अंजाम देना है, तो पुलिस उसका पहले से ही अनुमान लगा करके उनकी गाड़ी को रोक करके उसकी तलाशी लेती है और ऐसी घटनाओं को होने से रोकती है। तो ये सब कार्य पुलिस के हैं। पांचवा है वह असामाजिक तत्वों पर निगरानी का कार्य बढ़ा देती है। प्रश्न 7, एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है, पता करें। तो उत्तर है कि एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया एसपी यानी कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। प्रश्न 8, चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह से फायदा होगा। तो उत्तर है कि नए कानून के तहत महिलाएं अपने पिता की संपत्ति में बराबर की उत्तराधिकारी होंगी। इससे उन्हें अनेक लाभ होंगे। नए कानून के तहत हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार अब बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया है। प्रश्न 9, आपके पड़ोस में क्या कोई ऐसी औरत है जिसके जमीन जायदाद हो? यदि हाँ, तो उसे यह संपत्ति कैसे प्राप्त हुई है? उत्तर है हाँ, हमारे पड़ोस में ऐसी कई औरतें हैं जो अकेली रहती हैं और जिनके अपने मकान हैं, अपनी जमीन जायदाद है। इनमें कुछ तो ऐसी हैं जिन्होंने नौकरी या फिर अन्य कार्य करके संपत्ति अर्जित की है। कुछ को यह संपत्ति अपने पुरखों से यानी कि पिता या दादा से मिली है। तो इस तरह से आप अपने पड़ोस में या जैसे हम हमारे पड़ोस में देखते हैं तो आजकल ऐसी कई औरतें मिल जाती हैं जिनके पास में जमीन जायदाद अनेकों प्रकार की है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न उत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।